अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और उस टॉपिक के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लें ताकि हम लोग अपना टॉपिक पढ़ सके। टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल को हमने यूज किया था फोर्सेस को आपस में ऐड करने के लिए, एक ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से हम लोग फोर्सेस को आपस में करते हैं, ऐड करते हैं। दैट इज नोन एज हेड टू टेल रूल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब ऐसा तरीका जिसमें हम लोग फोर्सेस को स्प्लिट करते हैं। द मेथड दैट इज यूज्ड टू स्प्लिट फोर्सेस इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग फोर्सेस को दो हिस्सों में तोड़ दें। दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है हमारे पास? डेफिनेशन इसकी ये होगी कि द स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस, द स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तकसीम करें। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो आप कंसीडर कर लें कि एक हमारे पास ये फोर्स है F, ठीक है। कंसीडर अ फोर्स F, ये एक फोर्स हमारे पास F है, इसको हमने लाइन OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बना रही है एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। कंसीडर अ फोर्स F represented by line OA making an angle theta with the x axis, ठीक है। और हमने ड्रॉ किया इसके दो कंपोनेंट्स, एक हमने ड्रॉ किया O से B, एक हमने ड्रॉ किया B से A। जो OB है और BA दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। OB ये अलोंग x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया fx का, और BA रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, उसका हमने नाम क्या दे दिया? fy का। स्टूडेंट, फिर हमने कहा था कि जो है ना OA बराबर किसकी होगा? OB प्लस BA के, ठीक है। और फिर हमने कहा था OA बराबर F के है, तो ये F बराबर हो जाएगा हमारे पास fx प्लस fy के। स्टूडेंट, इतना ही हमने स्टडी किया था। तो इसके अलावा स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया, ठीक है, फोर्सेस स्प्लिट करना। आपने जो आपको मैंने दिखाई हुई डेरिवेशन कॉपीज में आपने वो भी लिखनी है कि इंग्लिश में हमें लिखना है कि कंसीडर कर ले एक फोर्स F represented by line OA making an angle theta with the x axis। एक फोर्स है F जो OA से रिप्रेजेंट हो रही है और एंगल बना रही है थीटा विद द x एक्सिस। ड्रॉ की हमने इसके दो कंपोनेंट्स, एक हमने ड्रॉ किया OB, एक हमने ड्रॉ किया BA। OB रिप्रेजेंट कर रहे x एक्सिस को, सो हमने नाम दिया इसको fx। BA रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, उसका नाम दे दिया हमने fy का। जो है ना फ्रॉम हेड टू टेल रूल, OA बराबर किसके होगा? OB प्लस BA के। OA जो है वो F है, OB fx है और BA के fy है। फिर स्टूडेंट्स हमने मालूम की थी इसकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री हमने इसकी मालूम की थी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री जब हमने मालूम की थी इसकी, तो हमने कहा था कि जो है हमारे पास जो होता है ना हमारे पास साइन थीटा, मेरा साइन थीटा क्या होता है? सम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वो क्या था? fy और f, यानी कि यहां से हमारे पास fy आ गया था f साइन थीटा। और फिर हमने मालूम किया था हमने cos थीटा। cos का हमने कहा था होता है कली ब्राउन हेयर, तो वो fy और f था, यानी कि fx आपके पास आ गया था f cos थीटा। ये दोनों हमारे पास थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा हमने मालूम किया था इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी जो है ना डायरेक्शन भी फाइंड की थी हमने। जब हमने मालूम किया था इसका मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कहा था कि हमने लगाया था पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज वहां पे f थी, हमने कहा था f का स्क्वायर बराबर होगा fx का भी स्क्वायर प्लस fy का भी स्क्वायर। हमने उसके रूट ले लिया था, तो f हमारे पास आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ fx का भी स्क्वायर प्लस fy का भी स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड की इक्वेशन आ गई थी। लास्ट में हमने फाइंड की थी इसकी डायरेक्शन की,
तो वो हमने वहां से मालूम किया था tan थीटा से। हमें कहा था कि tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रेसिंग, प्रॉपर एफ वाई है, ब्रेसिंग एफ एक्स थी, थीटा आपके पास आ गया था tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। ये मैंने आपको कॉपीज पे लिखवाया हुआ भी है और आप लोगों को ये पहले से भी पता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमने क्या किया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। हमने पढ़ा कि एक फोर्स को सेपरेट करना, फोर्सेस को तकसीम करना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हिस्सों में, एक है ओ बी वाला, एक है बी ए वाला। इन दो हिस्सों में फोर्सेस को तकसीम करना उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास ऑपोजिट है एज कंपेयर टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में हम फोर्सेस को ऐड करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं फोर्सेस को सेपरेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पे हमने यहाँ पे कहा था कंसीडर कर लें आप एक फोर्स ओ ए, ठीक है, से डन करें इसको जो एंगल मारिए हमारे पास थीटा विद एक्स एक्सिस, ओ बी रिटर्न कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसको नाम दे इसको एफ एक्स का, बी ए रिटर्न कर रहा है वाई को नाम दे इसको एफ वाई का। इस तरह फिर हमने कहा था ओ ए बराबर किससे होगा ओ बी प्लस बी ए, ठीक है, एफ बराबर होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई के। यहां से ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए हैं और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी फाइंड की है। फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट जो भी हमारे पास टॉपिक है वो है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो टॉर्क के बारे में पढ़ना हमने और मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट जो इस टॉपिक में सबसे पहली बात है, टॉपिक जो हमारे पास पढ़ने वाला है वो है कि हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? कि रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? स्टूडेंट ऐसी बॉडी जो ठोस हो। ठोस मतलब ऐसी फोर्सी बॉडी जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करें और उसकी जो है ना बॉडी डिफॉर्म ना हो। A body that cannot be deformed by applying force। जैसे आपके पास ये मार्कर है, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। अ बॉडी दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड, एक बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो रही जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी का बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। या हम कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है। एक बॉडी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें and distance between two pair of point does not change, force apply करें distance between two pair of point does not change, that body is known as rigid body। so उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है हमारे पास कि ऐसी लाइन, the line about which a body moves। जैसे कि आपके पास ये दरवाजा है ना, ठीक है, ये एग्जांपल ले लें आप डोर की, ये दरवाजा कोई भी। स्टूडेंट्स अब ये वो लाइन है जिससे क्या करता है दरवाजा कहता है मूव इन अ सर्कल। इस डोर के तमाम पार्टिकल्स मूव करें अबाउट दिस लाइन इन अ सर्कल पाथ, तो दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ऐसी लाइन इससे क्या करे बॉडी रोटेट करे, that line is known as axis of rotation। हम कहेंगे consider a rigid body such that a line about which all the particles of rigid body move along this line, that line is known as axis of rotation। so next चीज हमारे पास है कि टॉर्क क्या होती है और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है। इसको टॉर्क भी बोलते हैं और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क ये होती है हमारे पास, हम कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब कोई फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है, मैं यहां लिख भी रहा हूं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, जब भी कोई फोर्स है ना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी। असल में जो है ना फार्मूला इसका हमारे पास, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास टॉर्क को सिंपल करते हैं, सिंबल इसका ये होता है L मल्टीप्लाई बाय F, जिसका होता है हमारे पास यूनिट। स्टूडेंट यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, ये होती है मूवमेंट आर्म, इसका होता है मीटर।
तो न्यूटन इसका होगा न्यूटन मीटर। और ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट? टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और जो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करती है, टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। एक हमारे पास ये है मूवमेंट आर्म, और दूसरा जो है ना हमारे पास इसका फैक्टर जो है वो है फोर्स। एक है हमारे पास मूवमेंट आर्म, दूसरे क्या हमारे पास है फोर्स। ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स मूवमेंट आर्म क्या होता है? स्टूडेंट्स ऐसा डिस्टेंस, ये हमारे पास दरवाजा है ना, यहां से लेके इस एक्सिस तक डिस्टेंस, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करें उस पॉइंट से और एक्सिस से डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस हम ये कहते हैं, मूवमेंट आर्म यहां डिफाइन भी कर रहा हूं। मूवमेंट आर्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation, इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा पॉइंट है? जहां पे हमने फोर्स अप्लाई की है, जिस जगह हमने फोर्स अप्लाई किया उस जगह से लेके ये जो है ना लाइन ऑफ एक्शन जहां तक डिस्टेंस, दैट इज नोन एज मूवमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड जो है मूवमेंट आर्म, दैट एक्सिस रोटेशन, दैट इज नोन एज मूवमेंट आर्म। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता होता है कि वाई, क्वेश्चन बनता है एक, वाई हैंडल of door is fixed near outer edge, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां से बनता है कि why it is easy to open a nut, why it is easy to open a nut using large spanner then short spanner, ठीक है। ये इजी क्यों है कि चीजों को ओपन करना लार्ज स्पैनर के बजाय इसके के शॉर्ट स्पैनर के? स्टूडेंट्स ये इजी हमारे पास इसलिए कि अगर हमारे पास होगा ना स्पैनर मूवमेंट आर्म, आप देखें ना फॉर्मूला आप टॉर्क का, टॉर्क फॉर्मूला होता है हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय F। अब जो है ना मूवमेंट आर्म और फोर्स आपस में क्या है? इनवर्सली है। मूवमेंट आर्म ज्यादा होगी, फोर्स कम होगी। मूवमेंट आर्म कम है, फोर्स ज्यादा होगी। दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो इन केस ऑफ लार्ज स्पैनर मूवमेंट आर्म क्या होगा? लार्ज होगा। तो वी हैव टू अप्लाई स्मॉल फोर्स। इसी तरह डोर अगर हैंडलर के नाम आउटर एज पे होंगे, तो इस केस मूवमेंट आर्म क्या होगा? ज्यादा होगा। वी हैव टू अप्लाई स्मॉल फोर्स टू ओपन द डोर इजीली। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में किसी को मसला है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। बट अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं। बट अभी हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होती है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम हो कि आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है हमारे पास और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या होती है। स्टूडेंट्स कोई ऐसी फोर्स, ठीक है, जो कि किसी चीज को मूव करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे अगर आप लोग कोई जो है ना ओपन कर रहे हो कैप ऑफ द बोतल, ठीक है, अगर आप कैप ऑफ द बोतल ओपन कर रहे हो तो आप उसको मूव करते हो क्लॉकवाइज।
the force that used to open the spanner या open the nut of the bottle clockwise, that is known as clockwise movement. और ऐसी चीज जब आप किसी को क्लोज कर रहे हो तो आप करते हो मूव उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो जो होगी ना मूवमेंट प्रोड्यूस, उसको बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल सी बात ये है कि कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को मूव करवाड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं हम करते हैं मूव क्लॉकवाइज, जो होगी ना मूवमेंट प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर हम किसी चीज को क्लोज कर रहे हैं तो हम उसको मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो होगी ना मूवमेंट प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स? स्टूडेंट्स, एक बॉडी हमारे पास कब होगी बैलेंस? अ बॉडी इज बैलेंस इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। जैसा कि आपके पास अगर ये है ना सीसा, हमारे पास है, ये हमारे पास सीसा है, ठीक है। अब इसको यू मूव करेगा तो ये होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यू करेगा मूव, ये क्या होगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये कब यहाँ पे स्टेबल होगा? जब इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एच मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में बैलेंस होगी तो ये बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। हम कहेंगे बॉडी इज बैलेंस। बॉडी कब बैलेंस होगी? जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अ बॉडी इज बैलेंस व्हेन सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट acting on the body is equals to sum of clockwise movement, that is known as principle of movements. hope so आपको समझ आ गया। तो टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अभी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टूडेंट्स, आप एक बॉडी ले लें सेंटर ऑफ मास समझने के लिए ना। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसका ये पॉइंट मैंने ए कह दिया, ये पॉइंट बी कह दिया, ये पॉइंट सी कह दिया। अगर मैं इसको मूव करूंगा, अगर मैं इसको मूव करूंगा पॉइंट ए से, अगर मैं इसको पॉइंट ए से पकड़ के मूव कर रहा हूं तो ये साथ साथ मूव भी करेगा एज वेल एज रोटेट भी करेगा। अगर मैं करूंगा इसको बी सी से पकड़ के मूव करूंगा, ये मूव भी करेगा साथ में करेगा रोटेट भी करेगा। तो बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये सिर्फ करेगा ओनली मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन, ये रोटेट यहां पे नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जहां बॉडी सिर्फ मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा पॉइंट जहां बॉडी सिर्फ मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, दैट पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास। लास्ट टॉपिक आज का हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे उसका पूरा वेट जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे, ठीक है। ये आपके पास अगर है ना, ये कोई बॉडी हमारे पास है, ठीक है, तो उसका ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा वेट क्या हो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट पोजीशन पे होता है। जैसे कि आपके पास है ना फुट कोई है, उसका सेंटर ग्रेविटी कहां पे होगा? उसके मिड पॉइंट पे। अगर आपके पास कोई जो है स्क्वायर है तो उसका कहां पे होगा? जहां पे उसके मीट करते हैं डायगोनल्स। अगर कोई रेक्टेंगल है उसका भी कहां पे होगा? जहां करते हैं उसके डायगोनल्स मीट। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका जहां पे करते हैं उसके मीडियंस करते हैं मीट। अगर कोई सिलेंडर है तो जहां पे उसकी जो है ना एक्सिस, ठीक है, एक्सिस का जो है ना मिड पॉइंट, दैट इज नोन एज उसका जो है वो होंगे हमारे पास क्या कहते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमारे पास होगा। स्टूडेंट्स, ये इनकी जो ना ऐसी शेप जो सिमेट्रिक शेप होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम उनकी शेप से फाइंड कर लेते हैं। और अगर कोई हमारे पास जिनकी सिमेट्री नहीं होती उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लम लाइन, ठीक है, वो हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।